गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 वो एक्सरसाइज 7.4 आप लोगों को बताया गया था त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताया गया था, नहीं बताया गया था? 1/2 लिख लेना। क्या बताया था? x1 और यहाँ पे x2, यहाँ पर क्या बताया गया था? x3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y2 माइनस y3 और प्लस क्या x2, तो यहाँ आ जाएगा y3 माइनस y1 और यहाँ क्या आ जाएगा? y1 माइनस y2। दिक्कत आप हो सकता है फॉर्मूला किताब में ये भी लिखा हो 1/2 x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3 x2 y1 और प्लस क्या लिखा हो? x3 y1 और x3 y2। कोई दिक्कत नहीं। देखो फार्मूला हो सकता है आप लोगों ने पहली बार तो याद कर लिया होगा। फार्मूला जो है आप लोगों ने याद कर लिया होगा, नहीं याद किए? देखो क्या लिखा है? x1 y2 माइनस x1 y3 प्लस x2 y3, उसी को हल कर दिया गया। ठीक। और एक चीज याद रखना, इसे लिखते रहते हैं आप x1 लिख लेते हैं, x2 लिख लेते हैं, x3 लिख लेते हैं। हमने बताया था 1 2 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो 1 के बाद क्या आएगा? तो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस क्या लिखा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताया था। लिखिए, हो सकता है आप लोगों ने याद कर लिया। अब देखो आपको कंडीशन बताई जाएगी, मतलब त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख कब होते हैं? तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0। और याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है सदैव धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। आप एक्सरसाइज 7.4 शुरू करेंगे, उसके पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। सदैव धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है, तो माइनस से छोड़ देंगे। क्या? अगर ऋणात्मक प्राप्त होता है तो ऋण चिन्ह को छोड़ देते हैं। तो ऋण चिन्ह को क्या कर देते हैं? ऋण चिन्ह को छोड़ देते हैं। ऋण चिन्ह को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। ये पॉइंट याद रखना, कभी ऋणात्मक आ जाए तो आप ऋणात्मक नहीं लिखेंगे। ठीक। सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है तो ऋण चिन्ह को छोड़ देते हैं। 7.4 एक्सरसाइज पहले बताए और एक वीडियो आपका आगे पीछे हो गया, तो 7.3 के जो सवाल बचे हैं उसका ही बना दिया जाएगा वीडियो। ठीक। अब देखो जरा, अब आपको मालूम होना चाहिए किसी बहुभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उस बहुभुज के कुछ विकर्ण खींचकर त्रिभुज में विभक्त करते हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल ही बहुभुज का क्षेत्रफल होता है। इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो योगफल होगा, मान लीजिए आपका ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये दो त्रिभुज के त्रिभुज है, इसके विकर्ण खींच दिए मान लीजिए आपने ऐसे। ठीक। विकर्ण कोने से कोने मिलाया। ठीक। देखो ऐसे मान लीजिए कोई है, बहुभुज मान लेते हैं ऐसे। ठीक। ऐसे आपने खींचे। अगर आप देखो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों जोड़ दो तो आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। वही बताया गया है। तो आपके पेज नंबर जो है 144 पे जहां लिखा है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो वहां पर आप लोग लिखिए। तो एक दूसरा पॉइंट और लिखा है, उसको भी लिख लेना। ठीक। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। आप त्रिभुज के 3 बिंदु संरेख कब होते हैं? त्रिभुज के 3 बिंदु संरेख कब होते हैं उसको भी लिख लेना। क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है तो
या प्राप्त होता है तो त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या होते हैं? संरेख होते हैं। आप लोगों को बताया गया था संरेख का मतलब क्या? एक ही रेखा पर स्थित हो, जैसे ए बी सी तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो जाए। ठीक, अब देखो इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? ऋणात्मक आना चाहिए। हो सकता है आपने देखो कंडीशन लिखी है संरेख बिंदु होने के लिए, यदि तीन बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो वे तीनों बिंदु संरेख होते हैं अर्थात एक ही रेखा में स्थित होते हैं। अब आपका क्षेत्रफल को 0 कर दिया गया तो सूत्र बना दिया उन्होंने x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, मतलब ये कंडीशन लिख दी। देखो कौन, यही सूत्र जो आपका लिखा है और इसको जो है 1/2 किया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहो तो क्या इसको जो क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शून्य। अब देखो कोई 7.4 में सवाल जो दिए गया, क्या दिए गए? देखो पहला सवाल दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निम्न शीर्ष हैं। पहले का पहला पार्ट जरा देखें, 2,3 बिंदु क्या दिए? 2,3 दिए और क्या दिया है? -1,0 दिया है और 2, -6 दिया, 2, -4 दिया, 2, क्या दिया है? -4 दिया है। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग देखो सरलता ये लिख रही है, सूत्र क्या होता है? 1/2। याद नहीं करना आपको, याद हो जाएगा अपने आप। कैसे लिख? देखो x1 x2 और x3 लिख दो यहाँ पर, कोई दिक्कत? अब बताओ x1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद 2 आएगा तो y2 - y3। अब देखो x2 y1 y3 - y1, फिर x3 के बाद y1 - y2, कोई दिक्कत? अब देखो भैया, अब बताओ ये क्या है? x1 है, ये y1 है, x2 y2 x3 y2, कोई दिक्कत? अब 1/2, x1 का मान बताओ कितना है? x1 का मान 2 है, y2 का मान क्या है? 0 और y3 का मान क्या है? 0, y3 का मान -4 है तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये देखो x2 का मान कितना है? -1 है, y3 का मान -4 है, y1 का मान -3 है, प्लस x3 का मान 2 है, y1 का मान 3, y2 का मान 0। देखिए 1/2, 4 2 8, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 1 है, -4 -3 -7 हो जाएगा, माइनस क्या होगा? प्लस का 7। यहाँ कितना रहेगा? 2 3 6, तो 1/2, 8 7 15, 15 6 21, तो आपका कितना आ जाएगा? 21/2 वर्ग इकाई। तो दिक्कत क्या लिखोगे? पहले का कितना क्षेत्रफल आया है? 21/2 वर्ग इकाई। कितना आया है? 21/2 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सोचेंगे वर्ग मात्रक लिखा है तो आप इसे वर्ग इकाई भी लें, चाहे 1/2 21/2 वर्ग मात्रक लिखें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक भैया, याद रखना 7.3 जो है अभी फेर ना करना, उसमें आपको सवाल देखो छूट गए कितने, 3-4 सवाल जो छूट गए, अगला वीडियो बनाया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक, देखो इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है -8, 4 -8, 4 है और -6, 6 है, फिर -3, 9 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। एक त्रिभुज के क्षेत्रफल से सवाल आएगा जरूर भी 4 नंबर का। ठीक, अगर फार्मूला याद है तो आपका हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत। देखो 1/2 x के द्वारा क्या है? x1 y1 x2 y2 x3 y3। देखो x1 का मान कितना है? -8 है और ऐसे लिखे ना भैया, -8, y2 का मान 6
y3 का मान -9 मतलब 9 हो गया। x2 का मान कितना है -6 है और y3 का मान कितना दिया है y3 का मान 9 है। y1 का मान y2 y3 y3 -y1 ठीक। अब देखो y3 का मान 9 था, y1 का मान कितना है 4 है। x3 का मान -3, y1 का मान बताओ जरा कितना है y1 का मान 4 है, y2 का मान 6 है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो भैया कितना आ जाएगा 1/2 -8 है, कोई दिक्कत नहीं। 6 से 9 जाएगा -3 प्लस -6, 9 से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, -3 है और 4 से 6 गया देखो भैया 1/2 8 में 24, 24 किसका इसका, 25 30 -30, 3 दूनी 6 10 का 6 ठीक। तो मतलब 0 आ रहा है 1/3 तो 24 6 30, 30 - 30 तो क्या आ जाएगा 1/2, 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 0 वर्ग मात्रक। अब देखो अगर भाई आपका 0 आ गया, ये तो पूछ नहीं रहा है कि त्रिभुज के शीर्ष जिसके निम्न शीर्ष हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल क्या आ गया आपका 0 आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया 0 वर्ग मात्रक आया। अगर पूछ देता कि तो अगर आ रही होता तो त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या है सर, यहाँ क्या लिखोगे वर्ग मात्रक। कोई दिक्कत, बहुत सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका तीसरा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। तीसरा तो लगा सकते हो आप लोग, नहीं लगा पाओगे, चौथा बता रहे हैं भैया ठीक। तीसरा लगा लोगे ध्यान कर। चौथा पार्ट देखिए क्या कह रहा है। ए बिंदु क्या दिए हैं, बिंदु आपको दिए ए और C+A, अल्फा तो नहीं है C+A ठीक। और बिंदु अल्फा तो नहीं दिया है और फिर लिखा है बिंदु ए के निर्देश A, C है। फिर बिंदु C के निर्देशांक -a और फिर क्या लिखा है C माइनस। देखो भैया अब देखो क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्र क्या होता है 1/2। यहाँ क्या आएगा x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y। तो दिक्कत देखो ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, x3 है, y3। देखो क्या हो जाएगा 1/2। x1 का मान बताओ भैया कितना है, x1 का मान है a, y2 का मान c, y3 का मान देखो y3 का मान है C-A। अब ब्रैकेट लगा बता दे भैया, बता देते C-A है। तो y2 का मान तो C था तो C-A ठीक। x2 का मान कितना है a है, y3 का मान बताओ जरा, फिर वही आया C-A। y1 का मान बताओ माइनस का, फिर ब्रैकेट लगाए क्या, देखो इधर C, यहाँ क्या था C-A तो था y3 का मान। अब इसका y1 का मान क्या है C+A। x3 का मान बताओ भैया कितना है माइनस का a और देखिए y1 का मान कितना है C+A है, y2 का मान माइनस का C मतलब C हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ गड़बड़ हुआ 1/2 है, बता दिया गया इसे तो लगाना है ठीक। ये है और ब्रैकेट अगर हम खोलते हैं तो C और जो है C है और यहाँ क्या रहेगा C, यहाँ प्लस का है भैया, ब्रैकेट कौन लाटेगा छोटा लाटेगा, लगा देगा ठीक। प्लस क्या है a, गलत कर दिया था देखो भैया, ये ब्रैकेट जो रहा है ना लगा के तो करना होती दिया था। अब देखो C-A माइनस C प्लस यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। अब देखो प्लस का a माइनस का a है और
सी कट जाएगा तो ये बच्चा। अब देखो क्या दिक्कत होती है, ये ब्रैकेट जो लगा है 1/2 ए, ठीक, ये सी से सी कट जाएगा तो आपका ए बचेगा, तब आएगा यहाँ ए है, ब्रैकेट हटा जल्दी लौटाना। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस ए क्या हो जाएगा, -2a, माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस का a स्क्वायर। अब देखो भैया ब्रैकेट कम नहीं हो रहा है, 1/2 यहाँ a स्क्वायर, यहाँ क्या था -2a, तो -2a स्क्वायर और -a स्क्वायर, a स्क्वायर कट जाएगा, ये माइनस का प्लस का है तो क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ क्या है माइनस का 2a स्क्वायर, 2 से 2 कट गया तो आपका क्या आ गया -a स्क्वायर, उसका हो जाए -a स्क्वायर। तो बताया गया था अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक आता है तो उसका ऋण चिन्ह क्या कर देते हैं, ऋण चिन्ह छोड़ देते हैं। ऋण चिन्ह क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या लिखोगे, क्योंकि यहाँ लिखोगे a स्क्वायर मात्रक वर्ग मात्रक, ऐसा क्यों हुआ, क्या लिखोगे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता। देखो भैया, हो सकता है ब्रैकेट कोई आप लोग ब्रैकेट सेक्शन है स्कूल में पहुंच गए हैं, हो सकता है ब्रैकेट कोई मतलब खुल गया छोटा महिला, तो आप ब्रैकेट अगर देख ले सही, ठीक, और आपका जैसे माइनस का a स्क्वायर आया तो आप माइनस चिन्ह हटा देंगे तो a वर्ग मात्रक आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ऋणात्मक नहीं होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है क्या ऋणात्मक नहीं होता है। आगे देखिए कह रहा था वन का तीसरा पार्ट बता दें, वन का तीसरा पार्ट भी देख लो क्योंकि आप पूछेंगे जरूर पार्ट छूट गया अगर कोई, तो -5 का -1, -5 का -1, फिर देखो -3 का -5 है, 3 का -5 है और 5 का 2, 5 का 2। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ब्रैकेट लिखोगे x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। देखो भैया ये x1 है, ये y1 है, x2 है, y2 है, ये x3 है और ये y3 है। तो 1/2 x1 का मान बताओ कितना है, -5 है, y2 का मान -5, y3 का मान 2 है, प्लस x2 कितना मान है 3, y3 कितना है 2, y1 कितना है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, x3 का मान बताओ 5, y1 का मान -1 है, y2 का मान -5 है तो प्लस का 5, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। देखो 1/2 -5, 5 2 7, यदि किसका -7, तो देखो 3 प्लस 5 -1 प्लस 5 4, तो भी आपको ना 1/2 5 थे 35 वो भी प्लस का, और 3 किया 9, 5 2 20, देखो 35 20 कितना आ जाएगा 55, और 55 और 9 9 5 14 64। यह देखो ऐसे कर दो भैया 35 20 9 9 5 कितना होता है 3 2 5, तो कितना आ जाएगा 1/2 है, यहाँ क्या आ जाएगा 64, तो कितना आ जाएगा 64/2, कितना आ जाएगा 32, क्या लिखोगे 32 वर्ग मात्रक, 32 वर्ग मात्रक। याद रखना आपको, देखो 3 सूत्र इसीलिए बता दिए, सभी के पार्ट बता दिए गए हैं, 7.4 के सभी पार्ट बता दिए गए हैं। 4 होमवर्क जरा लिख लेना, 7.4
3 के आपको सवाल बता दिए। 7.3 के जो थे 1 से 10 तक सवाल लगाना। 7.3 के 1 से एक्सरसाइज 7.3 के 1 से 10 तक आप सवाल लगा लें। और जो 7.3 के आपके क्वेश्चन छूट गए हैं, कौन सा, जैसे सवाल नंबर 20 है, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1, 2, -3, 3, 4 है। आप लोगों को जैसे मान लेते हैं कोई त्रिभुज है, ए है, बी है और ये सी है। इसके निर्देशांक मान लेते हैं x1 है, y1 है, ठीक। इसका निर्देशांक x2 है और y2 है। क्या है, x2 और y2 है। इसका क्या है, x3 और y3 है। उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। मध्य बिंदु मान लीजिए क्या, d है, e है और f है। लगा के बता देंगे, कोशिश करना रास्ता, ठीक। अब देखो इसके निर्देशांक, जो मध्य बिंदु निर्देशांक 1, इसके 1, दिया है और इसका निर्देशांक क्या दिया है, 2, -3 दिया है, 2, -3 दिया है और इसका 3, 4 दिया है। तो पहले AB के मध्य बिंदु निकालेंगे। तो AB का मध्य बिंदु, फिर BC का मध्य बिंदु, फिर AC का मध्य बिंदु। बताओ, जरा बता दे, देखो। अच्छा, मान लेते हैं कोई त्रिभुज ABC है, माना कोई त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ABC के जो है निर्देशांक x, a के मान लेते हैं x1, y1, दूसरे के मान लेते हैं x2, y2, तीसरे के मान लेते हैं x3, y3। क्या लिखें, 7.3 का सवाल नंबर 20 है। 20 है कि 20, देखो 20 है। क्या लिखोगे, माना एक त्रिभुज ABC है जिसके शीर्षों के निर्देशांक बताओ कितने हैं। निर्देशांक जो है क्या है, ए के निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1, ठीक। बी के निर्देशांक x2 और y2, सी के निर्देशांक मान लेते हैं x3 और y3 है, ठीक। अब बताओ, और बिंदु D, E, F मध्य बिंदु है किसके, भुजाओं के लिखना, भुजाओं के मध्य बिंदु। अब क्या लिखोगे, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AB के भुजा AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बताओ, मध्य बिंदु D के निर्देशांक क्या है, 1, 1 तो है, निकालना है। निकाला जाए कैसे निकालते हो, x1 + x2 तो करते हो और y1 + y2 करते हो। देखो इसके लिए, AB के लिए तो x1 + y2, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो बताओ भैया, B के क्या है, x1, तो आप यहां से क्या करें, 1 बराबर x1 + x2 बटे 2 और 1 बराबर y1 + y2 बटे 2। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2 x1 + x2, समीकरण क्या बन गई, x1 + x2 बराबर, ठीक। एक क्या बन जाएगी, 2 y1 + y2 बटे, y1 + y2 बटे बराबर। ये समीकरण फर्स्ट बन गई, समीकरण सेकंड बन गई। इसी प्रकार BC के, बड़ा सवाल है, BC के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु कौन है, BC का E। लेकिन निर्देशांक आपको दिए हैं, लेकिन क्या है, निकालना हो तो क्या करोगे, क्या लिखोगे, x2 + x3 बटे 3 और y2 + y3 बटे 2, ठीक। बताओ 2 बराबर क्या लिखोगे, x2 + x3। अरे ये जान पा रहे बराबर क्यों लिखा जा रहा है,
क्योंकि भैया देखो जो x का एक जो b का x है एक है और इधर इसके हिसाब से क्या x1 प्लस x2 बटे 2 है। तो देखो इधर क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 x2 प्लस x3 मतलब क्या x2 प्लस x3 बराबर 4। तो बड़ा सवाल है ये समीकरण थर्ड मान लेना 6 बनेगी। और इसी प्रकार -3 है ये y2 है और y3 बटे 2 यहाँ क्या बन जाएगा माइनस का 6 y2 प्लस y3 तो y2 प्लस y3 बराबर माइनस का 6 एक और बन जाएगी। इसके बाद देखो BC का क्या AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक मध्य बिंदु कौन सा है मध्य बिंदु E F के निर्देशांक दिए क्या है 3, 4 3, 4 है कितने हैं ये देख लेते हैं 3, 4 है। तो बताओ तो x3 प्लस x1 बटे 2 y3 प्लस y1 बटे 2। देखो मैं बराबर करूंगा 3 x3 प्लस x1 बटे 2 तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली x1 प्लस x3 बराबर 6। अब देखो इधर y का मान कितना था 4 तो y3 प्लस y1 बड़े बड़े सवाल है भैया क्या करोगे 4 दूनी 8 y3 प्लस y1 तो y1 प्लस y3 बराबर क्या आ जाएगा 8। ये समीकरण कौन थी 5वीं कौन सी थी 6वीं 4 बन गई थी 5वीं 6वीं बन गई। अब जरा भैया याद रखना अब देखो समीकरण को हल करते हैं यहाँ से अगर x1 x2 x3 के मान सबके मालूम हो जाए तो अभी हम लगा देंगे सवाल। देखो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को घटाएं समीकरण फर्स्ट व थर्ड को घटाने पर क्या लिखोगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड को घटाने पर एलवाड़ किया गया ठीक इतना बड़ा सवाल आएगा नहीं। x1 प्लस x2 बराबर क्या लिखा है 2 और थर्ड कौन सी x2 प्लस x3 इससे हमारे x2 के पास ले लेते हैं तो उसको इतना लिख दे x3 प्लस x2 बराबर कितना है 4 माइनस माइनस ये कट जाएगा तो x1 माइनस x3 आ जाएगा आपके पास 4 से हो जाएगा माइनस का। अब बताओ इसको समीकरण जो तुम्हारी क्या आई समीकरण x1 माइनस x3 वाला कौन था x1 प्लस x3 समीकरण इसे बना लेते हैं कौन सी 7वीं समीकरण 7 व 5 को घटाने जोड़ने पर देखो क्या भैया x1 माइनस x3 बराबर कितना है 6 और x1 माइनस x1 प्लस x3 प्लस x3 और 6 और x1 माइनस x3 बराबर कितना है 2 माइनस का 2 तो ये जोड़ोगे तो कट जाएगा अपने आप तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x1 बराबर 6 2 से 4 गया तो यहाँ क्या आ जाएगा x1 का मान आपका कितना जाएगा x1 का मान आ गया आपका 2। अब क्या लिखोगे x1 का 2 आ गया तो x2 का निकाल सकते हैं समीकरण फर्स्ट में x1 का मान रखने पर रखो भैया x1 का मान कितना है 2 तो यहाँ 2 है तो x2 बराबर क्या जाएगा 2 माइनस 2 x2 का मान क्या आ गया 0। अब देखो इधर देखो सवाल है ऐसा आएगा नहीं तो बात लगा रहे हैं तुम। अब देखो x2 का मान x1 व 2 का मान x1 व x2 का मान इसमें रखें जिसमें x1 x2 हो कोई में है नहीं x1 x3 का मान याद करना है तो x3 का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा समीकरण थर्ड में रखें x2 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण x2 का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो बताओ भैया x2 कितना है 0 और x3 कितना है पता नहीं तो कितना आ जाएगा x3 का मान 4 आ जाएगा। अब बताओ x1 x2 के मान पता हो गए x1 का मान कितना था भैया आया था x1 का मान आया 2 x2 का मान आया 0 x3 का मान कितना आया है 4। अब बताओ इसी प्रकार
इसी प्रकार जो था y1 y2 वाली समीकरण घटा लेना, ठीक। अब ABC के अब x1 y2 y3 सबके निर्देशांक आ जाएंगे। उसके बाद आपको बताया गया था त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकालना। क्या बताया गया था? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यहाँ से आपको त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक निकल जाएंगे। बता जाता है बता दे। देखो भैया आप लोगों को देखो x1 x2 x3 के मान बता दिए। अब एक समीकरण कौन थी? देखो भैया इसको आगे लगा लेना, लगा लोगे, ठीक। और होमवर्क तो आपको बता दिया गया है।